नमस्कार राजीव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया अपने शो पर। सर, भारत सरकार ने पाकिस्तान को 1960 में जो सिंधु वाटर ट्रीटी की गई थी पाकिस्तान के साथ, उसको लेकर एक नोटिस भेजा है और ये जी कहा है कि मौजूदा हालात में इस ट्रीटी को फिर से रीअसेस करने की जरूरत है। कैसे देखते जी। हैं आप इसको? देखिए, ये तो मैं कई सालों से इसकी चर्चा कर रहा हूँ और शायद आपने मेरी हाल ही में निकली किताब में भी पढ़ा होगा, जी। स्ट्रेटेजिक कनंड्रम्स रीशेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, कि हमारे पास पाकिस्तान के साथ कोई दबाव के जो से पॉइंट हैं कम ही हैं और ये एक हमारे हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पानी से तो जीवन होता है, सभ्यता होती है, मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी होता है, सभी मुल्कों के लिए, पाकिस्तान के लिए तो खासकर, क्योंकि उनके पास यही 3-4 नदियां हैं जो पाकिस्तान में बहती हैं। तो ये 1948 से मामला चल आ रहा है, जब हमारा विभाजन हुआ था और तब भी कुछ हफ्तों के लिए पानी रोका गया था। फिर जैसे सबको पता है कि नेहरू जी चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधर जाएं, अमन शांति हो जाए, तो वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से 9 साल की दौरान बातचीत हुई कि हम कैसे ये इंडस नदियों का पानी जौन सी है कैसे हम बांटें। और नेहरू जी ने समझा, सोचा कि अगर हम इस बात पर पाकिस्तान को आश्वस्त कर सकते हैं कि हम उसे हानि नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि बहुतों की सोच थी और सही भी है कि पाकिस्तान का जौन सा कश्मीर पर अपने साथ ले जाना दो वजह थी। एक तो था कि मुसलमान बहुसंख्यक प्रदेश है और दूसरा कि वहाँ के नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि अगर पानी नहीं मिलेगा तो कैसे चलाएंगे अपना काम। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम आपको कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते। और 9 साल के नेगोशिएशंस के बाद एक समझौता 1960 में किया गया, जिसके अंतर्गत इंडस नदी और उनके ट्रिब्यूटरीज के पानी को बांटा गया। तो 3 नदियां, इंडस, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों के पानी कहा गया कि ये सब पाकिस्तान को जाएंगी और रावी, ब्यास और सतलुज का पानी हिंदुस्तान को मिलेगा। तब भी बहुत लोगों ने कहा नहीं, ठीक नहीं है, हमें इतना क्यों कम पानी मिल रहा है, क्योंकि जहाँ तक पानी का वॉल्यूम है तो करीब 80% पानी ये इंडस, झेलम और चिनाब में है और सतलुज, ब्यास, रावी में 20% है। तो पाकिस्तान को बहुत कुछ मिल गया और कुछ पैसे भी दिए कि वहाँ यहाँ अपना कोई बांध वगैरह बनाए जाए। तभी तो हमारे यहाँ भाखड़ा नंगल डैम बना, सबसे पहला बांध था वो। तो और ये था कि अगर कोई बहस होती है, कोई मतभेद होते हैं, तो उनको कैसे सुलझाया जाए। तो एक इंडस वाटर कमीशन बनाई गई कि वो अपना रेगुलरली मुलाकात करेंगे, कोई भी बात निकले तो वो रिजॉल्व कर देंगे। अगर वो
कोई समझौता नहीं कर पाते तो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को बात चली जाएगी, और अगर फिर वो नहीं होता तो एक एडजुडिकेशन हो जाएगी। तो ये 3 टियर का ये था सिस्टम। अब बहुत सालों से, ये कितने साल हो गए, हम 43 नहीं, कितने हो गए, 60 से ऊपर से 60-65 साल हो गए हैं इस संधि को जब इस हस्ताक्षर हुए थे। और हालांकि हमारे कई रिश्ते टूटे हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, बातचीत नहीं हुई है, पर इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बातचीत जारी रही है, कभी ये बातचीत टूटी नहीं। और मुश्किल थोड़ी आई है। क्या मुश्किलें आई हैं कि इस संधि के अंतर्गत हमें जौन से ये जैसे पश्चिमी नदियां जैसे कहते हैं वेस्टर्न रिवर्स, ये इंडस, झेलम और चिनाब, इस पर हम सिंचाई के लिए पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर थोड़ा बहुत पावर जनरेशन, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स वगैरह का हम कर सकते हैं। तो हमने ये चाहा कि कई बांध वगैरह इधर बनाए जाएं जम्मू कश्मीर में, ताकि वहां से बिजली उत्पादन हो जाए। जब भी हमने कोई ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहा है तो पाकिस्तान कोई ना कोई एतराज जताता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, फलाना ढिमकाना। अब फिर बातचीत होती है, फिर प्रोजेक्ट में विलम्ब हो जाता है, फिर उसकी कॉस्ट बढ़ जाती हैं वगैरह वगैरह। तो इस कारण से बहुत से जौन से प्रोजेक्ट हमने चाहे थे वो नहीं हो पाए, और या बहुत विलम्ब हो गया। तो पहले एक बागलेहार प्रोजेक्ट था, फिर अब हाल ही में 2 प्रोजेक्ट थे। एक था किशन गंगा जो कि झेलम का एक ट्रिब्यूटरी है, और दूसरा है रातले जो कि चिनाब पर है। तो इस पर भी पाकिस्तान ने, जैसे उनकी आदत है, कहा कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, तो मामला चलता रहा। फिर हमने कहा कि उनकी एक्सपर्ट्स के लेवल पर नहीं हुआ तो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को लाया जाए। पाकिस्तान ने कहा नहीं, इसको हम तीसरे स्तर पर ले जाएंगे ताकि एडजुडिकेशन हो जाए और आर्बिट्रेशन हो जाए, सॉरी। तो हमने कहा नहीं। खैर मामला चलता रहा, और फिर 2 साल पहले, हाँ 2 साल पहले वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ये दोनों चलेंगे, न्यूट्रल एक्सपर्ट भी और आर्बिट्रेशन भी। तो हमने कहा ये तो हो ही नहीं सकता कि दोनों चलें, क्योंकि एक कुछ कहे दूसरा कुछ और कहे, इसमें तो झगड़ा पड़ जाएगा, और ना ही इस संधि के अंतर्गत कोई ऐसे क्लॉजेज हैं कि दोनों चलें साथ में। तो हमने कहा कि हम आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में हम भाग नहीं लेंगे, और पिछले साल की जनवरी में हमने पाकिस्तान को पहली बार नोटिस दिया था कि हम इस संधि में एक संशोधन लाना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन हम चाहते हैं। अब 1.5 साल के बाद हमने कहा है कि हम इसकी समीक्षा करना चाहते हैं, रिव्यू करना चाहते हैं और मॉडिफाइड करना चाहते हैं। तो एक स्तर हमने बढ़ा दिया है, और जैसे कि आज के अखबारों में निकला है, मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने देखा नहीं कि क्या एग्जैक्टली हुआ है, कि हमने कहा है 3-4 वजह हैं जिससे कि हमें ये चाहिए। हमने कहा है कि कोई फंडामेंटल और अनफोर्सीन चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस, बहुत मूल धारा के, और जो कि पहले देखी नहीं जा सकती थी परिस्थितियां बदल गई हैं, तो इसलिए हम इस पर समीक्षा करना चाहते हैं, इसको पुनर्विचार करना चाहते हैं। और ये क्या चीजें ऐसी हुई हैं जिसके कारण हम चाहते हैं कि इस संधि को रिव्यू किया जाए। जी। एक
हुआ है कि हमारी जनसंख्या बढ़ गई है, तो हमारी अपनी ज़रूरतें बढ़ गई हैं, खासकर जम्मू कश्मीर में। दूसरा कि एनवायरनमेंटल वजह हैं, क्योंकि हमको ध्यान में रखना है कि भी इसका क्या असर पड़ता है। और फिर हमने वो पेरिस संधि के अंतर्गत कोई ऑब्लिगेशंस भी ली हुई हैं कि क्लीन एनर्जी होगा वगैरह वगैरह, ताकि इंडिया अपना एमिशन टारगेट को पूरा कर सके। और तीसरा हमने कहा है कि जो आतंकवाद हो रहा है पाकिस्तान का हिंदुस्तान की तरफ, इससे भी ये जौन सी संधि है, इसके इसके इम्प्लीमेंटेशन में, कार्यान्वयन में बाधाएं आ जाती हैं, और इसलिए हिंदुस्तान अपने पूरे अधिकार नहीं उनका फायदा नहीं ले सकता है। तो अब ये हमने कह दिया है, तो अब देखो अब पाकिस्तान क्या कहता है। पर सर, अगर हमने ये जो लेटर लिखा है, नोटिस जो भेजा है, जिसमें आपने बताया कि आतंकवाद, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद भारत में फैलाया जा रहा है, हाल के दिनों में कितने हमले हमने देखे, घाटी में अभी भी मुठभेड़ चल रही है, तो सबसे बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम नहीं कस रहा है, इसलिए हम मजबूर हुए, क्योंकि इसी आतंकवाद की वजह से हम पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं कर रहे, व्यापार नहीं कर रहे, तमाम चीजें हमारी बंद है। लेकिन ये इस ट्रीटी के तहत पानी पाकिस्तान को मिल रहा था, तो ये एक आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर एक नई लगाम कसने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है इस नोटिस को। हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि हमने तो साफ कहा है कि हम पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेंगे जब तक कि वो आतंकवाद बंद नहीं करता है। तो पिछले कई सालों से तो कुछ बातचीत हुई नहीं है, और हमारे पास दबाव के पॉइंट क्या हैं? यही एक बड़ा पॉइंट है जो कि सरकार इतना बड़े सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि हमारी अंतर्राष्ट्रीय ऑब्लिगेशंस भी हैं। पर कोई भी मुल्क अपने हित के खिलाफ तो कुछ नहीं करेगा ना। तो हमने ये तय कर लिया है कि हम इसको नहीं करेंगे। अब एक दो और बातें हैं कि करीब पिछले 7-8 साल से हमने ये भी कहा है कि जो हमें अधिकार मौजूदा संधि के अंतर्गत प्राप्त हैं, जैसे पश्चिमी नदियां हैं, उन पर हम कुछ बांध बना सकते हैं, और जहां तक कि पूर्वी नदियां हैं, ब्यास, रावी, सतलुज, इन पर हमारा पूरा हक है। मतलब अगर हम चाहें तो एक बूंद पानी भी पाकिस्तान को नहीं देनी है, अगर हम चाहें। कैसे हम रोक सकते हैं? यही है कि बांध बनाएं, सिंचाई करें, पावर जनरेशन करें, वगैरह वगैरह। पर इस पर भी हम थोड़े ढीले रहे हैं। अब कुछ थोड़ा शुरू हुआ है पिछले सालों में, कुछ बांधों का निर्माण अभी शुरू हुआ है, और मैं तो कब से कह रहा हूं कि भाई आप अपने लोगों को, अपनी फौज को एक लक्ष्य दीजिए। देखिए, रावी में पानी जौन सा है वो लाहौर में सूखा हो जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सारा पानी तो हमारा होना चाहिए। तो अगर, मैं नहीं कह रहा कि ये पूरा हो सकता है, पूरी तरह हम रोक सकते हैं, पर मानो कि आप जो इन 3 नदियों का पानी है 10-15% भी कम कर दें, तो वहां तो आग लग जाएगी। अच्छा। क्योंकि नदी में पानी कम हो जाए तो फिर कृषि पर असर पड़ेगा। वैसे भी पाकिस्तान में पानी बहुत ज़ाया करते हैं, कोई उन्होंने बांधें नहीं बनाई हैं, और सुनने को आता है कि सारा पानी तो पंजाब ही पी जाता है, जब तक सिंध नदी नीचे अपना अपना सिंध में पहुंचती है तो सूखी सी हो जाती है। तो ये एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है, न केवल आर्थिक पर राजनीतिक भी हो सकती है।
पर सर, अब भारत सरकार ने, जैसे आप कह रहे हैं कि पिछले साल जनवरी में भी नोटिस भेजा था, दोबारा भेजा है, तो इसका मतलब भारत ने मन बना लिया है कि यहाँ मन पर ये दुखती रग है और इसको अगर दबाया जाएगा तो पाकिस्तान में हाहाकार मचेगा। तो हाँ, ये जो नदियों का पानी इस तरह पंजाब में जाता है, सिंध में जाता है, यानी कि पाकिस्तान का पूरा जीवन जो है वो इसी जल पर चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। या तो मानसून का पानी होता है या हम्म, फिर वो नदियों का पानी है। हमारे यहाँ भी तो अगर आपके गंगा, जमुना और बाकी नदियाँ जौन-सी आती हैं नहीं होगी तो कैसे चलेगा काम हम्म। आपका? सूखा हो जाएगा सब कुछ। अभी तक तो सर पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान अभी आज ही का बयान है पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ का, जो कि हुँ, अभी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो इस दौरान उनका कहना है कि आर्टिकल 370 को वापस लाने के लिए जो बात कांग्रेस कह रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है, वो पाकिस्तान के हिसाब से कहा जा रहा है, यानी कि हम तीनों एक पेज पर हैं। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान में पानी को लेकर हाहाकार मचने वाला है, लेकिन अभी भी उनका आर्टिकल 370 और कश्मीर का राग जो है वो थमा नहीं है। हाँ, नहीं वो तो राग चलता रहा है उनका, क्योंकि जब हमने 5 साल पहले ये आर्टिकल 370 को खारिज किया था, तो पाकिस्तान ने गुस्से में कहा था कि हम हिंदुस्तान से बातचीत नहीं करेंगे जब तक कि इसको वापस न लाया जाए। और सब उन्होंने क्या राजदूत अपना निकाल दिया, हमने भी फिर निकाल दिया। सब रेल और सड़क और विमान के जौन से डोरियां थी वो सब तोड़ दी। हम्म, सो पाकिस्तान तो जैसे कहते हैं ना कि वो शेर के ऊपर बैठा हुआ है, हम्म, कैसे उतरे नीचे, क्योंकि वो कश्मीर कश्मीर के नारे लगाते हैं, उन्होंने एक अपना राष्ट्रीय मुद्दा बनाया हुआ है। तो ये उनका कहना कि हाँ 370 को वापस लाना चाहिए, ये तो ठीक है, अपना नारा लगाते हैं, पर इसके कोई संभावना तो नहीं दिख रही ना। और कई कश्मीर की पार्टियां भी ऐसे कह रही हैं, पर ये होने वाला नहीं है। जैसे विदेश मंत्री ने पिछले महीने कहा था, आर्टिकल 370 इज डन, बात खत्म हो गई अब। और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ठीक है ये सब। तो क्या 370 तो वापस नहीं आने वाला, और आना सर, वापस आना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल। जो मैं समझता हूँ। क्योंकि सर, कश्मीर में जो अलगाव के जो से तत्व हैं जी। या अलगाववादी भावनाएं हैं, वो इसी से तो शुरू हुई हैं। अगर कश्मीर हमारा एक एक अंग अभिमान है, है। अटूट हम्म, अंग है, तो हमें उसको पूरी तरह इंटीग्रेट करना चाहिए ना। और देख लिया है उन्होंने पिछले 5 साल में कि कश्मीर में अमन शांति आने से क्या फायदा लोगों को हो रहा है। ये नहीं कि सब समस्याओं का हल हो गया है, नहीं, अभी समस्याएं बहुत हैं, पर आहिस्ता आहिस्ता देखिए, उम्मीद तो यही करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। पर पाकिस्तान तो नहीं चाहेगा ना कि कश्मीर में शांति आए। अब कश्मीर घाटी और इलाकों में कुछ चैन आई है, पर वो जम्मू के इलाके में अब अपना जोर डाल रहे हैं। और वहाँ थोड़ा-सा क्योंकि टोपोग्राफी और अलग सी है, हम्म। तो उनको घुसपैठ करना थोड़ा आसान हो गया है। और मेरा ख्याल कि जब चीन ने अपना गलवान में 4 साल पहले अपना क्या था, लड़ाई हुई थी उधर गलवान में और लद्दाख में, हम्म। तो हमको भी कोई सेना की फौजों को जम्मू इलाके से वहां ले गए, तो थोड़ा सा वहां कमजोर हो गया है हमारा। पर उम्मीद करता हूँ कि सब ये ठीक हो जाएगा, उतना ही करना चाहिए। पर सर, पाकिस्तान के साथ अगर हम कांग्रेस के नेताओं की बात करें, ऐसी कौन सी वेवलेंथ है जो उनकी मिलती है? मतलब कांग्रेस के नेता पाकिस्तान जाकर कहते हैं मोदी सरकार को हटाने में हमारी मदद करो। अभी आम भेजे गए थे पाक हाई कमिश्नर की तरफ से हमारे देश के 7 सांसदों को, जिनमें राहुल गांधी का नाम भी था, शशि थरूर का नाम भी था। और फिर हमारे देश के सर नेता लोग ऐसे बयान देते हैं कश्मीर को लेकर जिनको पाकिस्तान भुनाता है।
अगर हम आर्टिकल 370 हटने के बाद की बात करें तो राहुल गांधी ने कहा था कि जैसे वहां से सेनाएं हटेंगी घाटी से खून की नदियां बह जाएंगी, और उस एक बयान को इमरान खान ने यूएन में कोट किया था। तो ये सब कुछ जो कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं सर, ये बैठे बिठाए एक मुद्दा पाकिस्तान को मिल जाता है। और अभी भी अगर वहां के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हम और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पेज पर हैं, तो फिर भारत के राजनेता ही तो उनको ये मुद्दा देते हैं ना। ये तो बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुर्भाग्यवश बात है कि हमारे अपने ही लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब कांग्रेस की ये प्रवृत्ति रही है कि ऐसे अंट-शंट बातें करें। क्या उनकी सोच है, क्यों ये समझते हैं कि ये राष्ट्र हित में है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। मैं तो समझता हूँ कि जब ऐसे बयान बोलते हैं, ऐसी बयानबाजी करते हैं, तो ये तो हिंदुस्तान के हित में बिल्कुल नहीं है। अब राहुल गांधी अभी गए थे, अमेरिका गए थे, क्या पता नहीं ऊट-पटांग बोला है वहाँ। वो उस पर वो पन्नू ने कुछ कह दिया कि देखिए हम यही तो कहते आ रहे हैं कि सिखों का हाल ठीक नहीं है हिंदुस्तान में। अब क्या राहुल गांधी और कांग्रेस सच में सोचते हैं कि जो वो करते हैं, बोलते हैं, भारत के हित में है, या वो किसी और बाहरी शक्तियों के इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं? ये तो हमारी जनता को सोचने की बात है, जो कि इनको वोट देती है। पर सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि सिखों को लेकर जो बात राहुल गांधी ने कही उसको एंडोर्स कौन कर रहा था? सिख फॉर जस्टिस वाला पन्नू, जिसको कि एनआईए ने अपनी लिस्ट में नंबर 1 आतंकवादी घोषित किया हुआ है। हाँ, तो सर, हाँ। और इस बात के लिए कोई क्लैरिफिकेशन भी राहुल गांधी की तरफ से नहीं आया। और फिर राहुल गांधी अब की बार जब सर अमेरिका गए थे तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी तो है। जी। उनकी कही गई एक-एक बात का वजन भी तो है। हाँ, संवैधानिक पद है, हाँ। तो उनको थोड़ी और ज़िम्मेदारी के साथ बातचीत करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। पर पता नहीं क्या उनके मन में है, पर मैं तो बहुत निराश हुआ ये सब सुन के, और मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे भारतवासियों को भी बहुत निराशा हुई होगी कि बाहर जाके देखिए, हिंदुस्तान में आपसी झगड़े हों, आपसी तू-तू मैं-मैं हो, वो ठीक है। हुँ। वो डेमोक्रेसी में होता है, जब चुनाव होते हैं ज़्यादा हो जाता है। पर बाहर जाके तो ऐसे नहीं ना कहना चाहिए। और एक आध मैंने क्लिप देखा कि कोई पाकिस्तान के जौन से कॉलमनिस्ट हैं और कमेंटेटर हैं, वो भी कह रहे हैं, वो भी हुँ। ताज्जुब है उनका कि ऐसे बोल रहे हैं, राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं? वो पाकिस्तानी कह रहे हैं। हुँ। पाकिस्तान के सर वो कमर चीमा और हाँ, 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 संजय तरार की एक बातचीत है, उसमें वो हाँ, भी हैरान हो रहे हैं कि हाँ, राहुल गांधी ऐसी स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। हाँ, हाँ, मैंने देखा वो। तो ये तो और अजीब सर, बात है। आप फॉरेन सर्विसेज में रहे हैं, कई देशों में आप एम्बेसडर रहे हैं सर, आप एमईए में रहे हैं, आप लोगों के कंधों पर तो ज़िम्मेदारी होती है कि दूसरे देश के साथ भारत के रिश्ते कैसे हों। तो जब राजनेता इस तरह का रायता फैला देते हैं सर, तो आप जैसे लोग जो ऐसे अहम ओहदों पर हैं, उनकी ज़िम्मेदारी तो डबल हो जाती होगी। हाँ, अब क्या करें, बस राज जौन से पॉलिटिशियन होते हैं, वही तो बॉस होते हैं ना, वही सब करते हैं। अ, हमारा काम हमारे राजदूतों का काम होता है कि भारत की छवि को बढ़ाया जाए, हुँ। सब कुछ कहा जाए, बोला जाए, किया जाए, वो भारत के हित में होना चाहिए। कोई अपनी जौन सी कमजोरियां हैं, खामियां हैं, उनको उनको एडवर्टाइज थोड़ी करना होता है हमें। और हमें अब कोई जयचंद नहीं चाहिए, कोई मीर जाफर नहीं चाहिए हिंदुस्तान में, क्योंकि ऐसी सोच नहीं तो हिंदुस्तान को कई सदियों तक गुलामी के घेरे में डाला रखा है। अब क्यों ये कांग्रेस ऐसे करती है, सोचती है, ये कहना मुश्किल है। पर अगर आप देखें तो नेहरू जी के टाइम से ही चलता आ रहा है। हुँ। जब 1947-48 की लड़ाई हुई,
तो मौका था कि जो अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको हम ले लें, नहीं लिया। बंटवारे के टाइम में खान अब्दुल गफार खान ने कहा कि या तो हमें आज़ादी मिल जानी चाहिए या हम हिंदुस्तान के साथ मिलेंगे, पर नेहरू जी ने कहा नहीं, पाकिस्तान के साथ ही जाइए। बलूचिस्तान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था 1947 में और भारत से अपील की कि आप इसको हमें मान्यता दीजिए। और फिर बाद में मार्च 1948 में उन्होंने शायद कहा भी था कि देखिए हम भारत से के साथ जुड़ना चाहते हैं, और ऑल इंडिया रेडियो पर एक घोषणा भी हुई थी। पर अगले दिन फिर नेहरू जी ने, सरकारी तत्वों ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कश्मीर का मामला ही देखिए, नेहरू जी तो तैयार थे कि कश्मीर का बंटवारा हो जाए, और उन्होंने साफ लिखा है अपनी चिट्ठियों में और वक्तव्यों में, अंग्रेज भी चाहते थे कि पाकिस्तान को, ये कश्मीर घाटी पाकिस्तान को जाए, और वो बंटवारा करना चाहते थे, जो कि अब एलओसी की तरफ में हुआ है। मतलब जम्मू डोडा वगैरह इधर आया है, और बाकी चाहते थे कि वैली वगैरह उधर चली जाए। उसके बाद भी आप देखिए, शिमला 1972 में हुआ, मौका था, हमने पाकिस्तान को हराया था। 93,000 उनके प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे हमारे पास, तीन थी। पर फिर शिमला में हमने कहा कि नहीं, अभी कश्मीर का जो सा मामला है वो, मतलब फाइनली हमने उसको सेटल नहीं ना किया। कर सकते थे हाँ, कर सकते थे सर, है ना? हैं जी, कर सकते थे हम उस वक्त, क्योंकि वो दबाव में ही था ना पाकिस्तान। हाँ, 93,000 उनके अब पूरी प्रिजनर्स बात हमारे तो पास। पता नहीं, क्योंकि कई हमारे ऊपर भी दबाव होंगे, हम्म, पर एक जहाँ से सोच की बात होती है। अब उसके बाद देखिए, इंदिरा गांधी को छोड़िए, फिर कई हमारे नेताओं ने कहा है कि भाई सियाचिन पर हम डीमिलिटराइज कर देते हैं। अगर सियाचिन है वो जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है, आप कहते हैं कि पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है, तो क्यों आप वहां से निकलना चाहते हैं? वो भी बड़ी मुश्किल से हमारे फौजियों ने कहा कि देखिए, अगर हम, आप कहते हैं कि हम यहाँ से निकल जाएं तो हम निकल जाएंगे, पर एक बात हम आपको बता दें कि हम दोबारा इसको ले नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम सियाचिन में अभी डटे रहे हैं, और ठीक किया है। पर सर, पिछले 10 सालों में क्योंकि आपने शायद आप 2006 के आसपास रिटायर हुए थे, तो 10 सालों में आपने क्या बदलाव देखा है भारत की विदेश नीति में? जब से मोदी जी आए हैं, मेरे ख्याल विदेश नीति थोड़ी काफी फोकस्ड हो गई है, और सक्रिय हो गई है। एक तो मोदी जी ने दुनिया भर के देशों के साथ रिश्ते बढ़ाने की बहुत कोशिश की है, बहुत उन्होंने भ्रमण किए हैं। इन कई जगह गए हैं जहां के पहले भारतीय प्रधानमंत्री गए ही नहीं थे। अब यूएई देखिए, इंदिरा गांधी के बाद मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे जो कि यूएई गए 34 साल के बाद। हालांकि हमारे यूएई के साथ कितने घनिष्ठ रिश्ते हैं, 35-40 लाख हमारे भारतवासी वहां रहते हैं, काम करते हैं, कुछ नहीं था। तो उन्होंने ये किया है। अमेरिका के साथ सक्रिय रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कभी सोचा कि अमेरिका ने मुझे 10 साल तक वीजा नहीं दिया था, सबको पता है। पर जब वो प्रधानमंत्री बने, कई लोगों ने सोचा भाई अब तो खट्टे हो जाएंगे रिश्ते, क्योंकि मोदी जी को उन्होंने अपमानित किया था। पर मोदी जी प्रैक्टिकल आदमी, भाई देखिए, ये निजी मामलों पर मैं नहीं रहना चाहता हूँ,
मैं समझता हूं कि भारत के हित में है कि हमारे रिश्ते अमेरिका से सुधरे, अच्छे हों। तो तुरंत देखिए पिछले 10 साल में कितने सक्रिय हो गए। अभी भी जा रहे हैं 21 अभी तारीख भी को। जा रहे हैं, जापान के साथ, यूरोप के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ, अफ्रीका भी गए हैं, कई छोटे छोटे मुल्कों में भी गए हैं। तो इस सब से ये ये एक बहुत बड़ा फर्क हुआ है। मनमोहन सिंह जी बहुत कम आते जाते थे। कई बार मैंने भी उनको कहा, मैंने कहा आप अमेरिका जा रहे हैं तो रास्ते में कहीं गल्फ में रुक जाइए, कहीं सेंट्रल एशिया में रुक जाइए। नहीं नहीं, उनको था कि फ्रैंकफर्ट में ही रुकना है। 2 दिन में आराम से पहुंचते थे। पहले दिन फ्रैंकफर्ट, अगले दिन न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन, वापसी पर भी 2 दिन। अब मोदी जी देखिए, रात के जाते हैं, सुबह उधर पहुंच जाते हैं और फिर पूरा दिन काम करते हैं, 2-3 दिन काम करते हैं, फटाफट वापस आ जाते हैं। कोई वक्त जाया नहीं होता है। और मोदी जी, अब देखिए पाकिस्तान के साथ रिश्ते देख लीजिए, चीन के साथ रिश्ते देख लीजिए। उन्होंने चाहा कि चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते सुधरें और काफी कोशिश की। जैसे पता है नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी एक बारी, उफा में रशिया में हुई थी, एक पेरिस में हुई थी, फिर लाहौर गए थे और तुरंत बाद वो देखा पठानकोट हो गया था, हमला हो गया था। तो उसके बाद फिर क्या, ये तो काम नहीं चलेगा तो छोड़िए, क्यों इस पर टाइम वेस्ट करें, अपना वक्त जाया क्यों करें। चीन के साथ भी बहुत बातचीत हुई शी जिनपिंग के साथ, उनको अहमदाबाद बुलाया, फिर तरह तरह की मुलाकातें हुई। एक वो वुहान में गए थे, मामलापुरम में बुलाया था। पर जब ये 2020 की गर्मियों में घटनाएं हुई लद्दाख में, तो मोदी ने कहा कि अब छोड़िए, ये ऐसे नहीं काम चलेगा। आपने ये जौन सी हमारे समझौते हैं उनका उल्लंघन किया है, तो आप जब तक कि बॉर्डर की स्थिति को ठीक नहीं करेंगे, हम आगे नहीं रिश्ते बढ़ा सकते। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि मोदी जी का बड़ा प्रैक्टिकल सा अप्रोच रहा है, जो कि भारत के हित को देखते हुए लिया गया है। और उन्होंने हर वक्त भारत के हित को ही ध्यान में रखा है। अब देखिए उक्रेन का मामला जैसे है, हमें हमारे ऊपर बहुत दबाव था कि हम अमेरिका और पश्चिम की जो सी पोजीशन है उसको समर्थन किया। हमने नहीं किया। हमने रूस के साथ रिश्ते कायम रखे, क्योंकि रूस हमारे लिए एक बहुत भरोसेमंद दोस्त रहा है, सदियों तक दोस्त रहा है। हमें जब तकलीफ में रहे हैं तो उन्होंने मदद की है, और कई राष्ट्रीय सुरक्षा और के मामलों में और प्रश्नों पर हमारा समर्थन किया है। क्या कश्मीर यूएन में था, या गोवा जब हुआ, सिक्किम हुआ, बांग्लादेश में इंडियो सोवियत संधि के आश्वासन पर ही तुम आगे बढ़ सके थे। और कितना हमें वो डिफेंस में मदद की है। जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था तो रुपी पेमेंट पर हमें सब कुछ माल देते थे। तो कैसे हम अब ऐसे दोस्तों को छोड़ दें? ये अमेरिका के कहने पर थोड़ी हम ये रिश्ते तोड़ देंगे। तो ये फर्क हुआ है सर। और इसके साथ साथ हम ये सुनते आए कि एलएसी के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। वो जो एक एयर स्ट्रिप है दौलत बेग गोल्डी, उसको भी ऑपरेट नहीं किया गया था, जबकि वो थी वहां पर। और हमारे देश के गृह मंत्री सदन में बोलते थे कि हम इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं करना चाहते क्योंकि चाइना उसका इस्तेमाल कर लेगा। कि सब कुछ होता था। और आज जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर तैयार है सर, तो जाहिर सी बात एक स्ट्रांग मैसेज पाकिस्तान को भी गया है और चाइना को भी गया है। तो ये पिछले 10 सालों में ही संभव हो पाया ना। हाँ, वैसे तो मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम भी थोड़ा बहुत हमने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में सक्रियता दिखाई थी, शुरू किया था काम। पर पिछले 10 सालों में कुछ और भी तेज हो गया है काम, और ये बहुत जरूरी काम है। क्योंकि जो पहले टाइम का था कि हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे,
क्योंकि हो सकता है कि चीनी उधर आ जाए। ये हमें हमें हानि पहुंची है इससे, क्योंकि आप अपने बॉर्डर को ही उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते तो कैसे काम चलाएंगे। बिल्कुल। तो ये बहुत पैसा और लगाना पड़ रहा है। और अब आप देखिए कि हमारी फौज में थोड़ा आत्मविश्वास भी बढ़ गया है। पहले जैसे था कि हर एक बात पर दिल्ली से अनुमति लेके ही की जाती थी। अब सुनते हैं कि मोदी जी ने कहा है कि आप करिए जो आप ठीक समझते हैं। ब्रॉड गाइडलाइंस उनको दे देते हैं फौज को, बाकी उनका काम है भी आगे कैसे करना है। तो आपको अपने सैनिकों पर विश्वास होना चाहिए कि वो ठीक काम करेंगे, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। ये काम मैं समझता हूँ कि मोदी जी कर रहे हैं। वैसे भी आप देख रहे हैं कि नेवी और मैरीटाइम इंडियन ओशन में कितना सक्रिय हुआ है, कोई बेस हम बना रहे हैं अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप और मिनिकॉय में, और ये सब हम कर रहे हैं। बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे कोई ऐसा कोई इरादा नहीं है कि दूसरे देशों पर हमला करें या उनको कोई हानि पहुंचाएं। पर दूसरे देश तो जरूरी नहीं कि ऐसे ही सोचते होंगे। बिल्कुल सर, दूसरे देश ऐसा नहीं सोचते, वरना हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने के बाद भी चाइना ने अटैक किया था ना। हाँ, और तब हाँ, तो ये कहा गया था कि सेना की तो हमको जरूरत ही नहीं है, आर्मी की तो हमको जरूरत ही नहीं, हमने मान लिया था। सोचिए, हाँ, वो भी देश के प्रधानमंत्री की सोच थी। हाँ, वो ठीक, क्या करें। तो ये मोदी जी की सोच थोड़ी अलग है, और कई मुल्कों को ये अच्छा नहीं लगता है। तो उनको अगर कांग्रेस जैसे नेता मिल जाएं तो बड़े खुश होते हैं, क्योंकि वो तो उनका राग गाते हैं। बिल्कुल सर, कांग्रेस जैसे नेता ही उनको पसंद है, इसीलिए लोकसभा चुनाव के दौरान भी सीमा पार पाकिस्तान में राहुल गांधी की जीत की दुआएं मांगी जा रही थी। और अभी भी राहुल गांधी जो कहते हैं उसको पाकिस्तान एंडोर्स करता है। लेकिन अब देखना होगा कि ये जो नोटिस सिंधु वाटर ट्रीटी के लिए भारत सरकार की तरफ से भेजा गया है, इसके जाने से हाहाकार तो पाकिस्तान में मच ही गया होगा अंदर खाने। लेकिन देखते हैं किस तरह का रिएक्शन वहां से आता है, क्या जवाब दिया जाता है। लेकिन भारत सरकार इस बार पूरी तरीके से तैयार है कि ये ट्रीटी जो है रीअसेस की जाएगी। सर, आपने हाँ, समय निकाला, विस्तार से इस विषय पर जानकारी दी मेरे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद अंजू जी।